गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। हम प्लांट न्यूट्रिशन पर चर्चा कर रहे हैं कि पादपों के अंदर जो पोषण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनकी कमी से जो मेटाबॉलिक क्रियाएं पादपों के अंदर प्रभावित होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी कमी हो जाती है तो पर्टिकुलर डिजीज क्या हो सकते हैं। तो उसमें हमने दो तरीके के पादप पोषक तत्व सुने थे। एक पहला नॉन मिनरल्स, एक मिनरल्स, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, और जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक रिक्वायरमेंट बनी रहती है, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनके अंदर हमने फिर महत्वपूर्ण जो नाइट्रोजन है या मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, इनसे संबंधित अपने चर्चाएं भी कर ली थी। उसी कड़ी में आज अपन स्टार्ट करेंगे कि आगे के जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, बोरोन हो सकता है, मोलिब्डेनम है, ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, इनकी यदि कमी हो जाती है तो कमी की वजह से कौन से पर्टिकुलर डिजीज होते हैं। देखिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो अपन ने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें से आने की संभावना होती है कि फ्रेमवर्क तत्व कौन से हैं, CHO होते हैं, या कौन से तत्व हैं जो गैसीय रूप में वायुमंडल से एब्जॉर्ब करते हैं पादप, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। कौन से होते हैं जो सेडिमेंट्री या परत के रूप में अवशोषित किए जाते हैं या सोलर स्टेट में अवशोषित किए जाते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर हो सकते हैं। कौन से तत्व हैं जिन्हें क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रांतिक तत्व के नाम से जानते हैं, तो उसमें अपन ने NPK लिख लिए थे, जिन्हें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे जो अपन ने लिखे थे वो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, जिनकी प्राइमरी के बाद रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी वे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या कह सकते हैं ज़मीन में जिनकी हमेशा कमी बनी रहती है, उन्हें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो उसी कड़ी में अपन आज स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। तो नेक्स्ट है आयरन। आयरन, देखिए आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो Fe+2 के रूप में होता है, Fe+2। और Fe+2 को अपन बोलते हैं फेरस अवस्था। कौन सी स्टेज? फेरस। तो ये फेरस की अवस्था के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, Fe+2। Fe+2 के रूप में इसका यूज किया जाता है। Fe+ जो होता है वो केवल इसका एब्जॉर्प्शन अम्लीय मृदा से होता है। कौन सी मिट्टी से होगा? अम्लीय प्रकृति की जो मृदा होती है उससे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण अम्लीय मृदा से, अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा से होता है। देखिए, जो आयरन है उस आयरन का महत्वपूर्ण रोल होता है पोरपायरिन हीम के रूप में, जो साइटोक्रोम होता है। यानी कि यह साइटोक्रोम में हीम, साइटोक्रोम में हीम मतलब पोरफायरिन प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ये साइटोक्रोम में हीम यानी कि पोरपायरिन प्रोटीन्स के रूप में उपस्थित होता है। ये उपस्थित होता है पेरोक्सीडेज में, कैटेलेज में एक्टिवेटर्स के रूप में। यह है पेरोक्सीडेज व कैटेलेज में एक्टिवेटर के रूप में उपस्थित होता है।
एक्टिवेटर के रूप में उपस्थित होता है। एक्टिवेटर, देखिए पेरोक्सीडेज जो होता है, ये पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका काम होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेना। और जो कैटेलेज है, इस कैटेलेज का भी काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना। ये पेरोक्सीसोम्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर मिलेगा? ये पेरोक्सीसोम्स के अंदर पाया जाता है। और इनके निर्माण में भी ये एक्टिवेटर के रूप में उपस्थित होता है आयरन, जो Fe+2 है, अर्थात ये फेरस अवस्था में उपस्थित होता है। हमारे शरीर की बात करें तो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर भी Fe+2 अवस्था पाई जाती है। यदि Fe+2 है तो Fe+2 स्टेज में ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यदि Fe+3 स्टेज में आ जाता है तो ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता। तो ऑक्सीजन का परिवहन Fe+3 अवस्था में नहीं करता, क्योंकि Fe+3 अवस्था में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है। यह है क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है। यानी कि अपन जब पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में तो C55H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल का सूत्र है, जिसमें कहीं भी आयरन नहीं होता। यानी कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है, लेकिन उसका घटक नहीं होने के बावजूद भी यह क्लोरोफिल के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि आयरन की कमी होती है तो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये घटक तो नहीं है, लेकिन उसके निर्माण में सहायता करता है। तो ये उसके निर्माण में भी सहायता करता है। ये काम करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाओं में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्रियाओं में भाग लेता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं जो होती हैं उनमें भाग लेता है, मतलब जिन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो अपोजिट साइड में रिडक्शन की क्रिया होती है। जैसे यूँ समझें कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यदि फॉरवर्ड रिएक्शन में वो ऑक्सीडेशन की क्रिया है तो बैकवर्ड अवस्था में पश्चगामी अभिक्रिया जब चलेगी तो वो रिडक्शन की होगी। ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है, यदि उसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाए तो वो रिडक्शन का उदाहरण हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यदि एक ही क्रिया के अंदर हो रहे होते हैं तब उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उस टाइम पर एटीपी का निर्माण होगा, वहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाता है। या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो वहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, वहाँ भी एटीपी का कम मात्रा में उत्पादन होता है। तो इन सारी क्रियाओं के अंदर आयरन का महत्वपूर्ण रोल है। आयरन का एब्जॉर्प्शन एसिडिक सॉइल से होता है। ये Fe+2 में कार्य करता है, एब्जॉर्ब होता है, और Fe+3 में हो जाए तो उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है। यह काम आता है एकोटिनेज एंजाइम के संश्लेषण में। और ये जो एकोटिनेज एंजाइम है इसका यूज होता है क्रेब्स चक्र में। कहाँ पर काम आएगा ये? क्रेब्स चक्र के अंदर एकोटिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, उसके संश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। तो एकोटिनेज एंजाइम का संबंध किससे है? क्रेब्स चक्र से है। और इस एकोटिनेज के संश्लेषण में कौन सी धातु काम आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन। यदि आयरन की कमी होती है तो एकोटिनेज एंजाइम नहीं बन पाएगा। क्रेब्स चक्र में इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो देखते हैं कि आयरन की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कमी से, आयरन की कमी से देख लेते हैं। तो पहला तो यही है कि इसकी यदि कमी हो जाती है तो नई पत्तियों में तीव्रता से क्लोरोसिस हो जाता है। नई पत्ती में क्लोरोसिस, नई पत्ती के अंदर क्लोरोसिस हो जाएगा, अर्थात तो जो पत्ती है उसमें क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण कम होता है और पत्ती पीली पड़ने लग जाती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगा,
अर्थात क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने सुना कि क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायक होता है। ये क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, क्लोरोफिल के सूत्र में कहीं भी आयरन नहीं होता, लेकिन उसका जब संश्लेषण होता है तो संश्लेषण के समय ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। सोचो, क्लोरोप्लास्ट जब नहीं होगा अर्थात इसकी कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो पादप के अंदर श्वसन की क्रिया है वो श्वसन में क्या हो जाएगी, बाधा। तो श्वसन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रेब्स चक्र ब्लॉक हो जाएगा। क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट होने लगते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, इसकी कमी की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल नष्ट होते हैं, जिससे पादप में फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। कभी कभी ये जो आयरन है, यदि आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और ये Fe+2 से कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, Fe+2 से किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe+3 के अंदर हो जाता है, तब इसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है। क्या हो जाएगी, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है। तो ये क्लोरोसिस इसके ऑक्सीडेशन की वजह से भी होता है। नॉर्मली आयरन Fe+2 में रहता है, लेकिन जब ये Fe+3 स्टेज में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, हरिमाहीनता, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। जो वेन पार्ट होते हैं, वेन होते हैं पत्ती के अंदर, जो सिरिकाएँ जिन्हें कहते हैं, वो हरिमाहीन हो जाती हैं, पीली पड़ने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का अपघटन होने लग जाता है। ये लिखा है कि Fe+2 से Fe+3 हमारे शरीर के अंदर भी आयरन Fe+2 से Fe+3 स्टेज में चला जाता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। यदि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो पर्टिकुलर जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हमारे शरीर के अंदर इस्चीमिया कहते हैं। इस्चीमिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, और उस इस्चीमिया की अवस्था में सेल की डेथ भी हो जाती है, जो आगे चलकर नेक्रोसिस का कारण बनती है। तो नेक्रोसिस हो जाएगा, ऊतक क्षय हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा आयरन Fe+2 स्टेज में होता है, अम्लीय मृदा से अवशोषित होता है, साइटोक्रोम में हीम के रूप में उपस्थित होता है। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम में होता है, कैटेलेज में एक्टिवेटर्स के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफिल का भाग नहीं है, लेकिन इसके संश्लेषण में काम आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया में भाग लेता है। एकोटिनेज एंजाइम के संश्लेषण में काम आता है, और एकोटिनेज एंजाइम ये क्रेब्स चक्र में काम आता है। इसकी कमी हो जाती है तो श्वसन की क्रिया भी बाधित होती है, पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाते हैं, और Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है। इसकी यदि कमी रहती है तो पत्तियों के अंदर मेनली हरिमाहीनता, अंतःशिरीय हरिमाहीनता इसे कहते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जो जिंक है, उस जिंक का अवशोषण Zn+2 रूप में होता है। ये अपन जानते हैं कि जिंक वैसे भी हमेशा Zn+2 के रूप में ही पाया जाता है। जिंक की संयोजकता भी +2 ही रहती है। और जो जिंक है, ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में। ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में यह है इंडोल एसीटिक एसिड। इंडोल एसीटिक एसिड जो कि वास्तव में क्या है, ऑक्सीजन है, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो इंडोल एसीटिक एसिड के संश्लेषण में काम आता है, के संश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण में ट्रिप्टोफेन विधि में काम आता है। ट्रिप्टोफेन जो होता है, ट्रिप्टोफेन विधि जो होती है, ट्रिप्टोफेन वास्तव में है क्या, तो ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर होता है, जिससे कच्चा पदार्थ, पूर्व पदार्थ कहते हैं, वो ट्रिप्टोफेन होता है। और ट्रिप्टोफेन जिंक की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन का संश्लेषण में काम आता है। तो जो ऑक्सीजन है उसका पूर्व पदार्थ, प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफेन सक्रिय होता है जिंक की उपस्थिति में। तो ये यदि किसी भी पादप के अंदर जिंक की कमी है, सॉइल के अंदर जिंक की कमी है, तो ये ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण नहीं होगा। ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाएगी तो पादप के अंदर एपाइकल डोमिनेंसी नहीं होती, शीर्ष भाग जो होता है लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पादप जो होते हैं उनके अंदर शीर्षस्थ ग्रोथ भी रुक जाती है। दूसरा है, ये बीजों के निर्माण में सहायता करता है। ये बीज निर्माण, सीड फॉर्मेशन में सहायता करता है।
बीजों का निर्माण में भी सहायता करता है। यदि सॉइल के अंदर ऐसे जिंक की कमी है तो बीज के अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन का संग्रह नहीं हो पाएगा, और पर्याप्त मात्रा में भोजन संग्रहित नहीं होगा तो बीज पिचके हुए हो जाते हैं, जिनका वेट कम होता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो बीजों के निर्माण के लिए भी इस जिंक का होना जरूरी है। ये सहायक होता है एंजाइम को सक्रिय करने में। एंजाइम जो होते हैं उनके एक्टिवेशन में भी, एंजाइम के सक्रियण में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कुछ ऐसे निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं जिनको ये सक्रिय करने का काम करता है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के एक्टिवेशन में काम आता है। पेप्टाइडेज में काम आता है। पेप्टाइडेज जो होते हैं उनको भी सक्रिय करने का काम करता है। तो इन सभी के एक्टिवेशन में भी इस जिंक का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके सक्रियण करने में भी इसका रोल होता है, क्योंकि यदि एंजाइम ही सक्रिय नहीं होगा तो मेटाबॉलिक जो रेट होती हैं किसी भी पादप के अंदर वो कमज़ोर हो जाती हैं। मेटाबॉलिक क्रियाओं के कम होने की वजह से पादप में ग्रोथ नहीं हो पाती, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। अब देखते हैं कि ये कमी से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है कि ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में एक्टिवेटर का कार्य कौन करता है, तो जिंक करता है। जिंक की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता, और ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो पादप के अंदर जो शीर्षस्थ ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसकी कमी की वजह से बीज निर्माण में बाधा होती है। किसका निर्माण नहीं हो पाएगा? बीज निर्माण में बाधा होती है, क्योंकि इसका काम होता है बीज के निर्माण में के दौरान जब भोजन का संग्रह होता है वो हो सकता है कि एमाइलोप्लास्ट के रूप में हो सकता है कि तेलीय बीज है तो उसमें इलियोप्लास्टिड्स के रूप में हो सकता है कि भोजन का संग्रह एलिरोप्लास्टिड्स या प्रोटीन के रूप में हो, क्योंकि प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है। तो प्रोटीन प्रचुर जो इतने भी बीज होते हैं उनमें एलिरोप्लास्टिड्स नहीं बन पाते। वसीय बीज होते हैं जैसे सरसों है, तिलहन है, अलसी है या बादाम है, इनके अंदर बीज में जब तेल का निर्माण नहीं होगा तो बीज पिचका हुआ हो जाएगा। तो ये बीज के निर्माण में ऐसे ही एमाइलोप्लास्टिड की कमी हो सकती है, जिनके अंदर स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, तो जिससे बीज पिचके हुए बन जाते हैं। दूसरा हो सकता है कि पत्तियों में छोटापन, रोजेट डिजीज हो सकता है। पत्तियों में बोनापन, रोजेट डिजीज हो सकता है। तो पत्तियों के अंदर रोजेट डिजीज हो सकता है, तो पत्तियों में बोनापन हो जाएगा। या हो सकता है कि कायिक वृद्धि रुक जाती है, पौधे की वृद्धि, एपाइकल ग्रोथ जिसे कहते हैं, एपाइकल ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि शीर्षस्थ वृद्धि नहीं हो पाती। या हो सकता है कि इसकी कमी रहेगी तो धान के अंदर एक खेरा रोग हो जाता है। धान में खेरा रोग, धान के अंदर खेरा नाम का रोग हो जाता है। तो धान में खेरा रोग हो गया। खेरा रोग का मतलब तो ऐसे समझ लें कि जो चावल होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वो काले काले से पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टार्च पर्याप्त मात्रा में संग्रहित नहीं होता। इसलिए कुछ चावल आपने देखेंगे वो उनके जो सिरे होते हैं वो काले काले से पड़ जाते हैं। तो चावल के अंदर इस तरीके का रोग हो सकता है। या फिर मक्का के अंदर, मक्का में सफ़ेद कली का रोग हो जाता है।
सफ़ेद कली का रोग हो जाता है। तो मक्का में सफ़ेद कलिका वाइट बर्ड डिजीज हो गया। सफ़ेद कलिका का मतलब होता है कि मक्का के अंदर जो दाने होते हैं उनमें भोजन नहीं होता, पिचके हुए दाने होते हैं। उसका जो सीटा वाला पार्ट है वो तो बढ़िया रहता है, लेकिन उसमें बीज नहीं होते। और सोचो मक्का के अंदर बीज ना हो तो वो कोई मक्का है क्या? क्योंकि मक्का का उगाने का उद्देश्य होता है बीज उत्पादन, गेहूं का उगाने का उद्देश्य होता है बीज उत्पादन। तो ये जो बीज के उत्पादन की दृष्टि से ही उनका आरोपण किया जाता है या क्रॉपिंग करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, और उसमें बीज ना बने तो बीज निर्माण की बाधा किसकी वजह से होती है? मेनली जिंक की वजह से होती है। तो ये बीज निर्माण में बाधा करता है, पत्ती में बोनापन कर देता है। पौधे की पत्ती में बोनापन हो जाएगा तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि पत्ती में ये बोनापन है तो पत्ती में पर्याप्त मात्रा में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और पर्याप्त फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। पौधे की वृद्धि रुक जाती है। धान के अंदर खेरा रोग होता है, मक्का के अंदर सफ़ेद कली का रोग। ये होते हैं मेनली जिंक की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है Cu। कॉपर, जो कॉपर होता है इसका अवशोषण होता है Cu+2 के रूप में। Cu+2। कॉपर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। कॉपर की पादप की स्वस्थ वृद्धि विकास के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो कॉपर है उसकी थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी होते हैं, विषाक्त प्रभाव हो जाता है। क्योंकि कोई भी केमिकल्स की जब पादप के अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनसे विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स भी हो सकते हैं हार्मोन्स के अंदर ऐसे। तो पादपों में इसकी कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। पादप में इसकी कम आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अधिकता से टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये कौन से प्रभाव दर्शाएगा? विषाक्त प्रभाव, टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसका जो यूज़ किया जाता है एंजाइम की सक्रियता हेतु करते हैं। तो ये एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। तो एंजाइम के एक्टिवेशन में इसका रोल होता है। इसका रोल होता है विटामिन सी के निर्माण में। और विटामिन सी के निर्माण में हम जानते हैं कि विटामिन जो सी है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो मेनली खट्टे पदार्थों के अंदर पाई जाती है, उसके संश्लेषण में भी इसका रोल होता है। इसका यूज होता है पादपों के अंदर जो साइटोक्रोम है या प्लास्टोसाइनिन है उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। यह है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जिसे नॉर्मली पीसी लिखते हैं, वह साइटोक्रोम में। तो ये प्लास्टोसाइनिन पीसी में पाया जाता है, ये साइटोक्रोम के अंदर होता है। ये जो प्लास्टोसाइनिन वाला शब्द है ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। आरपीएससी में पूछने का तरीका भी ये था कि प्लास्टोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर धातु पाई जाती है। आपको साइटोक्रोम पूछ लिया जाए तो साइटोक्रोम के अंदर भी क्या मिलेगा? कॉपर धातु पाई जाती है। तो साइटोक्रोम में साइटोक्रोम कॉपर भी होता है। पहले आपने आयरन भी देखा था, तो आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कॉपर। यदि इसकी कमी हो जाती है तो कमी की वजह से विभिन्न प्रकार के डिजीज भी होते हैं कमी से। तो कॉपर की यदि किसी भी पादप के अंदर कमी है तो इसकी कमी की वजह से नई पत्तियों के टिप पर नेक्रोसिस हो जाता है।
नई पत्ती के टिप पर नेक्रोसिस हो जाता है। नई पत्ती के टिप पर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाता है, यानी पत्ती की मृत्यु हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है मृत्यु, हिंदी में बोलते हैं ऊतक क्षय। तो ऊतक क्षय ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से पत्तियां मरने लग जाती हैं। या फिर सामान्यतया नींबू के अंदर डाइबैक डिजीज होता है। नींबू में डाइबैक रोग इम्पोर्टेंट भी है। डाइबैक रोग, डाइबैक का मतलब होता है अपरिपक्व पत्ती का मर जाना। इमेच्योर जो लीफ होती है वो लीफ बनते ही सूख जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टोसाइनिन नहीं होता, उसके अंदर साइटोक्रोम का निर्माण नहीं हो पाता। तो यदि इमेच्योर अवस्था में ही पत्ती की डेथ हो जाती है तब उसे बोलते हैं नींबू के अंदर डाइबैक डिजीज। तो नींबू में डाइबैक डिजीज का कारण भी होता है। या हो सकता है एक्जेंथीमा रोग। कौन सा डिजीज हो जाता है? एक्जेंथीमा रोग। एक्जेंथीमा रोग का मतलब होता है कि पादप का जो तना है, स्टेम है, उस स्टेम पर जगह जगह घाव बनने लग जाते हैं। स्टेम जो होता है तना वाला पार्ट है जिनके अंदर सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। ऐसे पादपों के अंदर तने पर घाव बनने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक घाव बन जाते हैं। ये एक्जेंथीमा रोग होता है। तो तने पर घाव बनना। नींबू के अंदर डाइबैक रोग, अपरिपक्व पत्ती का मरना। नई पत्ती जब पादप के अंदर बनती है तो उसका मृत्यु हो जाती है, जिसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। एक होता है कि जो धान्य बीज हैं, धान्य बीजों में उद्दार रोग। धान्य बीजों में कौन सा रोग हो जाएगा? उद्दार नाम का रोग होता है। धान्य बीजों का मतलब है जैसे कि अपने गेहूं है, चना है, मटर है या चावल है, ये सब जो खाने पीने में अपन यूज करते हैं। तो ये गेहूं, मक्के वगैरह होते हैं, इनके अंदर बीज सिकुड़ा हुआ होता है, संकुचित होता है, वेट नहीं होता, उत्पादन में कमी आती है। यानी कि अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि इस बार फसल बहुत कम हुई है, खेत में हवा निकल गई, यानी कि उसके अंदर हवा निकल गई, क्योंकि उसमें जो बीज बनना चाहिए था, फूला हुआ बीज होना चाहिए था, एकदम पिचका हुआ है। उत्पादन जहां 1 बीघा के अंदर गेहूं लगभग 4-5 क्विंटल हो जाने चाहिए थे, वहाँ मात्र 1 क्विंटल भी नहीं हुए। तो इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं कि खेत में इस बार कुछ नहीं हुआ, अर्थात हवा निकल गई। तो ये हवा निकल गई, ये क्या, कौन सा रोग है? ये उद्दार रोग है। उत्पादन में गिरावट होती है, पिचके हुए बीज होते हैं, भोजन की, संग्रहित भोजन की पादप के अंदर कमी होती है, तो ये उद्दार रोग हुआ। एक्जेंथीमा, तने पर घाव बन जाते हैं। नींबू में डाइबैक रोग, डाइबैक का मतलब अपरिपक्व इमेच्योर लीफ का मर जाना। पत्ती की टिप पर नेक्रोसिस होता है और ये कॉपर एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। विटामिन सी के निर्माण में ये प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम के अंदर भी पाया जाता है। तो प्लास्टोसाइनिन है, साइटोक्रोम है, इनके अंदर भी ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं बोरॉन। बोरॉन, ये जो बोरॉन है ये ऐसा तत्व है जिसका उपापचय क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है और इसका अवशोषण बोरेट के रूप में होता है। इसका अवशोषण बोरेट के रूप में होता है। बोरेट के रूप में होता है, BO4 माइनस के रूप में होता है, या BO3 माइनस 3 या BO3 माइनस 3 के रूप में होता है। ये जो बोरॉन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर ये एकमात्र ऐसा तत्व भी है जिसका मेटाबॉलिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है।
ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो उपापचय क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखता किसी भी पादप के अंदर। ये पादप के अंदर मेनली रिक्वायर्ड होता है जब पॉलिनेशन या परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया के दौरान पादपों के अंदर पराग नलिका बनती है। उस पराग नलिका पोलन ट्यूब के माध्यम से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाए जाते हैं। उस दौरान ये पराग नलिका के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट दर्शाता है, जो यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स की वजह से पराग नलिका मादा युग्मक की तरफ चल के जाती है, इसीलिए ये यहाँ पर उन पादपों के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी होती है। तो ये उपापचय क्रियाओं से इसका संबंध नहीं है। इसका मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो उपापचय क्रियाओं से तो इसका कोई संबंध नहीं है। ये पाया जाता है पादपों के अंदर, कोई संबंध नहीं है। ये पाया जाता है पराग नलिका, यह है पादप में पराग नलिका पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक, पराग नलिका के निर्माण में सहायक होता है। तो पराग नलिका पोलन ट्यूब के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। यह शर्कराओं के ट्रांसफर में भी महत्वपूर्ण रोल रखता है। शुगर ट्रांसफर में, शुगर ट्रांसफर में सहायता करता है। पादपों के अंदर शर्कराओं का जो ट्रांसफर होता है, ध्यान रहे कि पादपों के अंदर शर्कराओं का ट्रांसफर सुक्रोज के रूप में होता है। पादपों में शुगर ट्रांसफर किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड का उदाहरण है। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों को आपस में मिला देते हैं तो सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज पादपों में ट्रांसपोर्ट होती है। उसके ट्रांसफ़र की रेट को बढ़ाने का काम करता है बोरोन, तो शर्कराओं के ट्रांसफ़र में भी सहायता करता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन साइट होती हैं उन ऑक्सीडेशन साइट तक पहुँचाता है, साइट तक पहुँचाता है। तो ऑक्सीडेशन साइट तक जो शर्कराएं होती हैं उनको पहुँचाने का काम भी किसका है? बोरोन का है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका द्रव के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है, मैट्रिक्स के अंदर होती है। कहाँ पर ये ऑक्सीडेशन चल रहा है उन जगहों पर ये भोजन को पहुँचाने का कार्य करता है। या ये बोरोन सहायक होता है कोशिका विभाजन में, पुष्पन की क्रिया में। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में, तो कोशिका विभाजन में भी इसका रोल होता है। ये फ्लोरिडेशन, पुष्पन की क्रिया में भी सहायता करता है। पुष्पन की क्रिया, पुष्प निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? पुष्पन कहते हैं। या ये फल जब लगते हैं तो फल निर्माण की क्रिया में भी सहायता करता है। तो कोशिका विभाजन बढ़ेगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, कोशिकाओं का दीर्घीकरण होगा, पुष्प का निर्माण होगा, नए नए मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि पादप के अंदर पहले कोशिका निर्माण होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर मैचुरेशन होता है, पत्ती बना देता है, पुष्प बना देता है, फल निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। यानी कि इन सभी जगहों पर इसमें से जो ज़्यादातर आपके लायक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट बनता है, वो है परागनलिका वाला। परागनलिका वाला इम्पोर्टेंट भी है। परागनलिका, क्योंकि पादपों के अंदर एंजियोस्पर्म की बात करें तो सभी एंजियोस्पर्म के अंदर निषेचन की क्रिया के लिए परागनलिका का होना जरूरी है। क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट्स जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील नहीं होते, उनके अंदर सीलिया फ्लैजिला नहीं पाए जाते, वो परागनलिका के माध्यम से ही फीमेल गैमेट्स तक पहुँचाए जाते हैं। इस विधि को सिफोनोगेमी कहते हैं, नाल युग्मकी निषेचन कहते हैं।
लोअर जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, लोअर जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर तो मेल गैमेट्स होते हैं, वो गति करते हैं। लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म, सभी एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट्स मूवेबल नहीं होते, गतिशील नहीं होते, उनमें सीलिया फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अतः ये निषेचन की क्रिया के समय मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक ये पराग नलिका के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, पराग नलिका के माध्यम से। इसीलिए पराग नलिका नहीं बनेगी तो पादप के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होगी, और ऐसा बोरोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। यदि इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी की वजह से पुष्पन नहीं होता, पुष्प निर्माण की क्रिया नहीं होती, तो पुष्प नहीं हो बनेगा, पुष्पन की क्रिया, पुष्प निर्माण की क्रिया ही नहीं होगी। ईएमपी जो होता है, ईएमपी का एचएमपी में परिवर्तन नहीं होता, में परिवर्तन नहीं होगा। ये ईएमपी जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ईएमपी। एचएमपी हेक्सोज मोनोफास्फेट, जो कि यूँ कहे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना भी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, उसे एचएमपी पाथवे के द्वारा समझाया जाता है। एचएमपी पाथवे ये तब चलता है जब किसी भी कारणवश माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी हो, या माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी इनहिबिटर्स संदमक की वजह से ऑक्सीडेशन में भाग नहीं ले पा रहे हों। उस टाइम पर बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी शरीर के अंदर कोशिका में एटीपी बन सकते हैं। तो ये एक तरह से विकल्प है, ये एक ऑप्शन है शरीर के अंदर कि सेल के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया ब्लॉक हो गए हों, माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे कार्य में बिजी हो गए हों, तो उस टाइम पर साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। उसको एचएमपी पाथवे कहते हैं, हेक्सोज मोनोफास्फेट कहते हैं। ईएमपी ये ग्लाइकोलाइसिस का ही नाम है, और ऐसा बोरोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। ऐसे ही कमी हो की वजह से जो चुकंदर है, चुकंदर में हृदय गलन रोग, चुकंदर के अंदर हृदय गलन रोग हो जाता है, और चुकंदर के अंदर हृदय गलन रोग, हार्ट रोटन डिजीज हो जाता है। यानी चुकंदर के अंदर जो संग्रहित भोजन है वो सड़ने लग जाता है। चुकंदर आपने देखा हुआ ही है, चुकंदर बाहर से एकदम ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन उसे काट के देखेंगे तो उसका अंदर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ निकलता है, उसको बोलते हैं हार्ट रोटन डिजीज। ऐसे ही एप्पल के अंदर फाइबर फॉर्मेशन होने लगते हैं। सेब जो होता है, सेब, एप्पल में फाइबर फॉर्मेशन होने लगते हैं, फाइबर फॉर्मेशन, एप्पल के अंदर फाइबर फॉर्मेशन हो जाते हैं, रेशे बनने लग जाते हैं। देखिए फाइबर फॉर्मेशन, फाइबर होते हैं, फाइबर होना अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई भी डाइट लेते हैं उसके अंदर फाइबर या रेशे लेते हैं, जो कि हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाते हैं, अपना जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बनाने का कार्य करते हैं, मतलब पाचन शक्ति को अच्छा बनाने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन का एक्सक्रेशन भी अच्छा होगा, डाइजेशन जल्दी होता है। लेकिन यहाँ पर जो फाइबर होते हैं हार्ड फाइबर बन जाता है। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनका हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के बजाय ये कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए ऐसे फाइबर्स बनना बोरोन की कमी की वजह से हो सकता है, जो एप्पल में देखा जाता है। इनका शरीर में डाइजेशन नहीं होता, ये पाचन की क्रिया को कमज़ोर बना देते हैं, तो ये फाइबर फॉर्मेशन एप्पल के अंदर देखा जा सकता है। तंबाकू के अंदर शीर्ष गलन रोग हो जाता है, तंबाकू में शीर्ष गलन रोग, तंबाकू में शीर्ष गलन रोग हो जाता है, टॉप रोटन डिजीज हो जाता है। तंबाकू का जो शीर्षस्थ पार्ट है वो खराब होने लग जाता है, उसे बोलते हैं टॉप रोटन डिजीज। या फिर अंगूर के अंदर हेन एंड चिकन रोग होता है,
अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज, चिकन रोग, यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके अंदर कुछ अंगूर छोटे होते हैं, कुछ अंगूर बड़े होते हैं। बड़े अंगूर होना अच्छी बात है, ले उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ अंगूर ऐसे होते हैं जो एकदम छोटे होते हैं, खट्टे होते हैं, डेवलपमेंट उनका नहीं होता, जिससे उत्पादन कम होता है। तो अंगूर के गुच्छे के अंदर देखा जाए तो उसमें दो तरीके के अंगूर बनते हैं, एक छोटे एक बड़े। जो छोटे छोटे अंगूर होते हैं उन्हें चिकन कहते हैं, बड़े वाले होते हैं उन्हें हैन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे अंगूर यदि बनेंगे तो सोचो उत्पादन कम होगा नहीं होगा। यानी कोई भी गुच्छे के अंदर 50 अंगूर तो हैं बड़े और 50 हैं छोटे, यदि वो छोटे वाले भी बड़े के समान हो जाते तो उत्पादन क्या होता, पहले से भी डबल हो जाता। इसीलिए यहाँ पर यदि बोरोन की कमी है तो बोरोन की कमी की वजह से इस तरीके का रोग होता है। गेंदा और गाजर के अंदर भी, गेंदा में, गाजर में हृदय गलन रोग होता है, हृदय गलन रोग होता है। यानी कि चुकंदर के अंदर भी हृदय गलन को रोग होता है, गेंदा के अंदर भी, गाजर के अंदर उनके जो अंदर के पार्ट होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। ये बोरोन की कमी की वजह से होता है। यहाँ से जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कमी से, ये हैन एंड चिकन वाला रोग अच्छा है। तो कमी की वजह से अंगूर के अंदर हैन एंड चिकन रोग, तंबाकू में टॉप रोटन डिजीज, या एप्पल के अंदर फाइबर फॉर्मेशन, बीट के अंदर हार्ट रोटन डिजीज, ईएमपी का एचएमपी में परिवर्तन नहीं होता है, ईएमपी का एचएमपी में परिवर्तन नहीं होता है, पुष्पन नहीं होता है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट बोरोन से रिलेटेड, इसका एब्जॉर्प्शन होता है BO3- के रूप में या BO4- के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन होता है Mn+2 के रूप में। किसके रूप में होगा, Mn+2 के रूप में। इसका जो महत्वपूर्ण रोल है, ये श्वसन उपापचय क्रियाओं से भी संबंधित होता है, श्वसन उपापचय से रिलेटेड होता है। यह है रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो श्वसन उपापचय से रिलेटेड क्रियाएं जो होती हैं उनके अंदर इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्लोरोफिल में व इंडोल एसिटिक एसिड में भी सहायक होता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में सहायता करता है और ये इंडोल एसिटिक एसिड के अंदर भी कार्य करता है। मतलब यूँ समझ लें कि ऑक्सीजन जब कार्य करता है और पादप के अंदर एपाइकल डोमिनेंसी दर्शाता है, शीर्ष भाग की ग्रोथ करवाता है, तो वहाँ पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको ये सक्रिय करने का काम करता है, जिसकी वजह से पादप के अंदर ग्रोथ जल्दी होती है। तो उसमें भी इसका रोल होता है। इसका रोल होता है जल के प्रकाशीय अपघटन में। जल के फोटोलाइसिस में, जल के फोटोलाइसिस में सहायक होता है। तो जल के फोटोलाइसिस में सहायता करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है कि जल के फोटोलाइसिस की क्रिया में, क्योंकि जल का जब फोटोलाइसिस होगा तो जल के फोटोलाइसिस से ही एनवायरनमेंट के अंदर क्या निकल के जाएगी, ऑक्सीजन निकलती है। तो पानी का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना, पानी का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी के टूटने से। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड।
सिंथेटिक पिगमेंट सेकंड जो होता है वो जल के फोटोलाइसिस से संबंधित होता है। प्रकाश की उपस्थिति में पानी का टूटकर ऑक्सीजन मुक्त करना ये फोटोलाइसिस कहलाता है। इसीलिए यहाँ एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन निकल के आती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी के टूटने से। जबकि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है उसमें ऑक्सीजन आती है, वो CO2 से आती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? CO2 से आती है। और वातावरण के अंदर जो मुक्त होती है वो पानी के टूटने से। इस क्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। और इस क्रिया में भाग लेते हैं मैंगनीज और क्लोराइड। मैंगनीज और क्लोराइड दोनों का इसमें रोल होता है। ये काम करता है कुछ एक एंजाइमों के सक्रियण के रूप में। तो कुछ एक एंजाइम्स जो होते हैं उनके सक्रियण के रूप में भी कार्य करता है। कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन में सहायक होता है। कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी ये सहायता करता है, जैसे नाइट्राइट रिडक्टेज। एग्जाम्पल देखें तो नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है। डिहाइड्रोजिनेज नाम से पता चल रहा है। डिहाइड्रोजिनेज मतलब ये हाइड्रोजन को निकालकर ऑक्सीडेशन की क्रिया को प्रेरित करेगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया में भी इसका रोल है। यानी डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकालेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया प्रेरित हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। डबल बॉन्ड के स्थान पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ये डिहाइड्रोजिनेज है, नाइट्राइट रिडक्टेज है, इन एंजाइमों के सक्रियण में काम करता है। यूँ कह सकते हैं कि ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है। और यदि इसकी पादपों के अंदर कमी हो जाती है, पादप में इसकी कमी हो जाती है मैंगनीज की, तो इसकी कमी की वजह से जल का फोटोलाइसिस नहीं हो पाएगा। पहला तो यही है कि जल का फोटोलाइसिस नहीं हो पाएगा, जल का फोटोलाइसिस नहीं होगा। और जल का फोटोलाइसिस यदि नहीं होगा तो वातावरण के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि पहली बार फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बैक्टीरिया के अंदर खोजा गया था, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पर एनारोबिक टाइप का फोटोसिंथेसिस था जिसमें ऑक्सीजन निष्कासन नहीं हुआ। अनाक्सी प्रकार का था, ऑक्सीजन निष्कासित नहीं हुई। आगे चलकर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई और ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पीएच सेकंड कार्य नहीं करता वहां पर जल का फोटोलाइसिस नहीं होता है। जहां मैग्नीज की कमी होती है वहां भी जल का फोटोलाइसिस नहीं होता है। नेक्स्ट हो सकता है कि यदि मैग्नीज की कमी रहेगी तो मटर के अंदर मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। मटर में मार्स स्पॉट रोग। मार्स स्पॉट डिजीज हो सकता है या फिर चुकंदर के अंदर स्पिकल्ड येलो डिजीज हो जाता है। चुकंदर में स्पिकल्ड येलो डिजीज हो जाता है। चुकंदर जिसके अंदर डार्क, चूँकि उसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो डार्क कलर का होता है, लेकिन वो हल्का सा ब्राउनिश अपीयरेंस देता है, ब्राउन ब्राउन होने लग जाता है, हल्का हल्का पीला पीला सा पड़ने लग जाता है। तो स्पिकल्ड येलो डिजीज हो गया। मटर के अंदर मार्स स्पॉट डिजीज हो गया। जल के अंदर फोटोलाइसिस हो गया। तो ये मेन मैंगनीज की कमी के आपको याद रखना है कि जल के फोटोलाइसिस में महत्वपूर्ण योगदान कौन से तत्वों का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा
मैग्नीज का। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, ये जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम ये नाइट्रोजन उपापचय क्रियाओं में मुख्यतया भूमिका रखता है। मोलिब्डेनम इसका जो संबंध रहता है मुख्यतया किससे रहता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिक क्रियाओं में मुख्य रोल रखता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसकी मेनली जो भूमिका रहती है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित होती है, क्योंकि नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर है। यह ये जो फैक्टर्स है ये नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर होता है, अर्थात ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका दूसरा रोल होता है टेनिन फॉर्मेशन में। टेनिन फॉर्मेशन, टेनिन क्या है कि एक कड़वा सा पदार्थ, जैसे चाय की पत्तियों के अंदर टेनिन होता है, या अकेसिया कैटेच्यू कत्था की पत्तियों के अंदर होता है, कत्था के अंदर होता है। तो ये जो जिनसे कत्था प्राप्त होता है या चाय की पत्ती हैं, इनके अंदर भी लगभग 18% टेनिन की मात्रा होती है। उस टेनिन के निर्माण की क्रिया में मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यदि मोलिब्डेनम की कमी है तो उसमें टेनिन की कमी हो जाएगी। टेनिन की कमी होगी तो चाय का कलर अच्छा नहीं होता। जैसे अपन जानते हैं कि कुछ एक में थोड़ी सी पत्ती डालते ही उसके अंदर कलर अच्छा आता है, लेकिन कुछ एक बहुत सारी पत्ती डालने के बाद भी चाय का फीका फीका सा कलर रहता है, अट्रैक्टिव कलर चाय का नहीं होता। ये टेनिन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि टेनिन चाय का कलर प्रदान करता है, जबकि चाय के अंदर जो उत्तेजक पदार्थ होता है जिससे पीने से हमारा मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है, वो थीन होता है। तो चाय के अंदर उत्तेजन का कार्य करता है थीन, जबकि उसमें जो कलर आता है उसका कारण होता है टेनिन। और टेनिन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है मोलिब्डेनम। यदि इसकी कमी हो जाती है तो मोलिब्डेनम की कमी की वजह से पुष्पन की क्रिया नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाएगा? पुष्पन नहीं हो पाएगा कमी से। एक तो पुष्पन की क्रिया रुक जाती है, पुष्पन का रुकना, फ्लोरिडेशन नहीं हो पाते। दूसरा, यदि इसकी लंबे टाइम तक कमी रहती है तो नींबू के अंदर इंटरवेनल फ्लोरोसिस, नींबू की जो पत्ती होती हैं, नींबू की पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, अंतःशिरीय हरिमाहीनता हो जाती है, यानी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नष्ट होने लग जाता है, पत्ती पीली पड़ने लग जाती है। या हो सकता है कि गोभी के अंदर बिप्टेल रोग हो जाता हो, गोभी के अंदर में बिप्टेल रोग, गोभी में बिप्टेल रोग, तो गोभी के अंदर बिप्टेल रोग हो जाता है, नींबू के अंदर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है, पुष्पन की क्रिया रुक जाती है। गोभी का जो बिप्टेल रोग है वो आप जरूर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। तो गोभी का बिप्टेल रोग, जैसे हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा था इसको, गोभी के बिप्टेल रोग का कारण किसकी कमी होती है? तो ये मोलिब्डेनम की कमी होती है। मोलिब्डेनम वास्तव में नाइट्रोजन जो फिक्सेशन की क्रिया होती है, जैसे आप यूँ समझें कि लेग्यूम पादपों की जड़ों के अंदर, लेग्यूम पादपों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को सहजीवी के रूप में ये नाइट्रेट में बदलता है, जिससे जमीन उपजाऊ होती है। वहाँ एक नाइट्रोजनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो मोलिब्डेनम की उपस्थिति में कार्य करता है। वहाँ एक हीमोग्लोबिन भी होता है जिससे लैग हीमोग्लोबिन कहा जाता है।
कौन सा, लैग हीमोग्लोबिन। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, मोलिब्डेनम धातु चाहिए, और बैक्टीरिया राइजोबियम, और राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी का उदाहरण होता है। उसका काम होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए एक जीन भी जिम्मेदार होती है जिसे नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर कहते हैं, निफ जीन कहते हैं। तो निफ जीन होती है, निफ जीन भी सहायता करने का काम करती है। तो मोलिब्डेनम का जो डायरेक्ट संबंध है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोराइड। क्लोराइड हमेशा माइनस के रूप में ही पाया जाता है और इसका उपयोग भी, यह भी जल के फोटोलाइसिस, यह जल के फोटोलाइसिस में सहायता करता है। तो इसका रोल भी किस में है भाई, में जल के फोटोलाइसिस में, क्योंकि इसकी कमी हो जाएगी तो जल का फोटोलाइसिस नहीं हो पाएगा। अपन यूँ समझ लेते हैं कि CO2 है प्लस H2 है और ये सूर्य का परावैंगनी प्रकाश है, सूर्य का परावैंगनी प्रकाश, ये है अपना क्लोरोफिल। पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान मेन प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O भी निकलता है, H2O भी निकलेगा। यहाँ पर पानी के अणु ज़्यादा काम आते हैं, वहाँ पर पानी के अणु 6 निकल भी जाते हैं। तो ये तो अपन समझेंगे कि कैसे निकलते हैं, क्या है। हमें अभी देखना है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो कहाँ पर जाएगी, ग्लूकोज के अंदर, और ये जो पानी के अंदर की ऑक्सीजन है, ये पानी के अंदर की ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वायुमंडल में जाती है। और ये पानी के अणुओं का टूटना ही ये फोटोलाइसिस कहलाता है। और फोटोलाइसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है मैंगनीज और क्लोराइड की। यदि मैंगनीज और क्लोराइड की कमी हो जाती है तो जल का फोटोलाइसिस नहीं होगा, और फोटोलाइसिस नहीं होगा तो वातावरण के अंदर पानी के अपघटन से ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। यहाँ पर 12 पानी के अणु होते हैं, वहाँ पर 6 निकल भी जाते हैं। तो 6 की रिक्वायरमेंट होती है, 6 निकल भी जाते हैं। ये ग्लूकोज बनाना, इसका मेन प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इस क्रिया के लिए मैंगनीज और क्लोराइड जिम्मेदार होते हैं। यदि क्लोराइड की कमी होती है तो जड़ पत्तियों के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाते। तो इसकी कमी से क्या होता है कि जड़ होती हैं व पत्ती होती हैं, पत्ती में जो सेल डिवीजन है उनको ये प्रेरित करता है, सेल डिवीजन में सहायता करता है। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो 2 कारण हो सकते हैं कमी की वजह से। एक तो ये कि जल का फोटोलाइसिस नहीं होगा, और जल का फोटोलाइसिस नहीं होगा तो बताओ वायुमंडल में ऑक्सीजन आएगी क्या, नहीं। अर्थात ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आएगी तो उसे वास्तविक प्रकाश संश्लेषण नहीं कहेंगे। दूसरा है कि जो सेल डिवीजन होते हैं वो सेल डिवीजन रुक जाते हैं, क्योंकि ये पत्ती और जड़ों के अंदर सेल डिवीजन की क्रिया को भी प्रेरित करता है। क्लियर। अब अपन कुछ नोट डाल करके महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम बचता है। केवल क्या मिलेगा, मैग्नीशियम बचता है। होता यह है कि क्लोरोफिल की संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होते हैं। CHON ये गैस हैं। जैसे ही पत्ती जलेगी तो पत्ती को यदि जला दिया जाए तो जमीन पर क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीशियम, क्योंकि ये धातु है, बाकी सब अधातु गैसीय तत्व होते हैं। दूसरा ये प्रकाश की कमी से
यदि सूर्य का प्रकाश कम है तो प्रकाश की कमी से पांडुरता रोग होता है। पांडुरता रोग होता है, यानी कि पत्ती पीली पड़ जाती है, इटियोलेशन होता है। तो पत्ती के अंदर यदि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, यदि जैसे कोई हेलियोफाइट प्लांट है जो प्रकाश में उगना पसंद करता है, लेकिन उसे पर्याप्त प्रकाश नहीं मिला तो उसकी पत्ती पीली पड़ जाती है, उसे बोलते हैं पांडुरता, पीलापन रोग हो गया। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी की वजह से एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। कुछ तत्वों की कमी से एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। देखिए, एंथोसाइनिन जो होता है वो हल्का नीले रंग का वर्णक है, ये नीला होता है, नीले रंग का। बाकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लाल बैंगनी कलर में भी परिवर्तित हो सकता है। तो हल्का नीला, लाल, बैंगनी कलर तीनों में ही कन्वर्ट हो जाता है एंथोसाइनिन। एंथोक्लोर और एंथोसाइनिन ये दोनों ही रिक्तिका के अंदर पाए जाते हैं। पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है, रसदानी होती है, उस रसदानी में पाए जाते हैं एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर। एंथोक्लोर पीले रंग का वर्णक होता है, जबकि एंथोसाइनिन नीला, लाल, बैंगनी कलर का वर्णक होता है। और इनकी कमी कुछ तत्वों की कमी होती है तो एंथोसाइनिन का निर्माण ज़्यादा होता है, जैसे कि NP, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, Ca है, Mg है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इनकी कमी की वजह से ये प्रश्न पहले किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, उसमें उल्टा पूछा था कि निम्न में से कौन से तत्व की कमी से पत्ती में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण नहीं होता है। तो इनकी कमी की वजह से तो होता है, एंथोसाइनिन बनता है, पत्ती नीली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, यानी इस पत्ती सूखने लग जाती है, हरी भरी नहीं रहती, तो इनकी वजह से तो वर्णक बनता है। और एंथोसाइनिन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पादपों के अंदर जो मुख्यतया भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, पोषक तत्वों का परिवहन होता है, वो अलग तरीके से होता है, जबकि जल का जो परिवहन होता है वो अलग तरीके से होता है। पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन मुख्यतया सक्रियण विधि से होता है। कौन सी विधि से होता है? सक्रिय विधि से होता है। जबकि पादपों में जल का परिवहन मुख्यतया होता है वो निष्क्रिय विधि से होता है, पैसिव विधि के द्वारा होता है। सक्रिय और निष्क्रिय शब्दों का मतलब होता है कि जिन कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है तब उन्हें सक्रिय कहते हैं, और जिनमें एटीपी या ऊर्जा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं निष्क्रिय। तो यह है कि जल का जो परिवहन होता है वो जल का परिवहन कौन सी विधि से होता है, तो निष्क्रिय विधि के द्वारा। जबकि खनिज अवशोषण की क्रिया होती है, या पादपों में पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है वो मुख्यतया सक्रिय विधि के द्वारा। तो सक्रिय का मतलब क्या है? जिनके दौरान एटीपी खर्च होते हैं, जिनके दौरान एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी दो विधि होती हैं, पादपों में खनिज अवशोषण, और खनिज अवशोषण की जो विधि हैं उन्हें हम बांटते हैं दो विधियों में। कितनी विधि है इसकी? दो विधि हैं। एक विधि जो होती है उसे बोलते हैं निष्क्रिय विधि। कौन सी विधि हो सकती है? निष्क्रिय पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय पैसिव
देखिए, निष्क्रिय का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोई एटीपी या ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती उन्हें निष्क्रिय कहा जाता है। जिनमें एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती उन्हें निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय अवशोषण को भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। एटीपी या ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, इसी को बोलते हैं भौतिक अवशोषण। इसे भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है। तो इसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। भौतिक अवशोषण भी कहते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे समझाने के लिए दो साइंटिस्ट हैं, ब्रिंग्स तथा रॉबर्टसन। इसे समझाने के लिए ब्रिंग्स व रॉबर्टसन ने निम्न सिद्धांत दिए थे। निम्न सिद्धांत दिए थे। तो इसे समझाने के लिए कुछ एक सिद्धांत दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि इनके दौरान किसी भी एटीपी या ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई एटीपी या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहला जो दिया था वो था मास फ्लो हाइपोथेसिस। पहला जो दिया गया था उसका नाम था मास फ्लो, द्रव्यमान प्रवाह। मास फ्लो, द्रव्यमान प्रवाह। द्रव्यमान प्रवाह का मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण, जैसे कि यूँ समझो कि पादप के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अपनी पत्ती हैं, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है तो नीचे से जो पानी है वो नीचे से पानी मूलरोमों के द्वारा अवशोषित होता है। यहाँ से H2O है पानी के साथ जो खनिज तत्व होते हैं वो मिली हुई अवस्था में रहते हैं। खनिज तत्व होते हैं इसके अंदर, पानी में खनिज तत्व होंगे मिट्टी के अंदर। और वो जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ पानी का खिंचाव होता है। और पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके साथ ही चले जाते हैं मिनरल्स। भाई इसके अंदर कौन जाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ मिनरल्स जाते हैं, मिनरल्स चले जाते हैं, खनिज तत्व चले जाते हैं। तो जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ ऑटोमेटिक कहाँ चले जाते हैं? ऊपर, क्योंकि इन भागों में से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। क्या होता रहता है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार चलती रहेगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन रोका जा सकता है, रोक नहीं सकते, कम किया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। इसीलिए जब मिट्टी के अंदर जल में घुलित अवस्था में जो खनिज तत्व होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से ऊपर चले जाते हैं, ऑटोमेटिक चले जाते हैं, द्रव्यमान का प्रवाह होता है। दूसरा हो सकता है कि सरल विसरण के द्वारा जाते हों। दूसरी विधि हो सकती है कि सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन होता हो। सिंपल डिफ्यूजन, देखिए सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाती है। कोई भी चीज़ हमेशा किधर से? ज़्यादा से कम की तरफ चली जाती है,
क्योंकि खनिज तत्व मिट्टी में है ज़्यादा, पादप के अंदर होते हैं कम, इसलिए जमीन में से पादप की तरफ जाते हैं। फिर जड़ों में हो जाते हैं ज़्यादा, उससे कम तने में होते हैं, तो जड़ों से तने में चले जाते हैं। तने में हो गए ज़्यादा, पत्तियों में उससे कम होते हैं। तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा से किधर की तरफ चली जाती है, कम की तरफ चली जाती है। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पदार्थ हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है। हमारे शरीर के अंदर यदि भोजन की कमी होती है, गैसों की कमी होती है, तो वायुमंडल की गैस बाहर से अंदर आ जाती हैं। यदि हमारे शरीर में खाना कम है तो हम बाहर से बहुत जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं, क्योंकि पदार्थ ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं। यदि पहले से ही भरा हुआ है तो अंदर से बाहर से अंदर नहीं लेने का मन करता, अंदर से बाहर निकालने का मन तो हो सकता है। तो ये पदार्थों का सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पदार्थ हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हों या गैसेज हों, हमेशा ज़्यादा से किधर की तरफ जाएंगी, कम की ओर। नीचे मिट्टी के अंदर होते हैं ज़्यादा, जड़ों में होता है कम, इसलिए मिट्टी में से जड़ में चले जाते हैं। जड़ में हो गए ज़्यादा, तने में हो गए कम, इसलिए तने से जड़ों से तने में चले जाते हैं, तने से फिर पत्तियों में चले जाते हैं। तो ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक हो सकता है कि आयन विनिमय के द्वारा जाते हों। तीसरी विधि हो सकती है आयन विनिमय। आयन एक्सचेंज विधि के द्वारा जाते हो। आयन एक्सचेंज का मतलब है कि आयन जड़ की सतह पर सेल वॉल की भित्ति से अवशोषित होते हैं। जो आयंस होते हैं, आयंस जड़ों की सरफेस पर, सतह पर सेल वॉल से एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब जो सिंपल आयन होते हैं, छोटे आयन वाले होते हैं, वो जल्दी से प्रवेश करते हैं, और बड़े आयन वाले होते हैं वो कम प्रवेश करते हैं। क्योंकि जड़ें जो होती हैं उनके ऊपर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम की बाहर वाली जो सरफेस होती है उन्हें पैक्टिन की बनी होती है, अंदर वाली सेलुलोज की होती है। इनके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों से होते हुए आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। सेल वॉल के अंदर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, यदि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए वहाँ पर आयनों का एक्सचेंज भी होता रहता है। तो ये भी एक विधि हो सकती है। एक हो सकता है कि कार्बोनिक अम्ल विनिमय के द्वारा, कार्बोनिक एसिड विनिमय विधि के द्वारा, कार्बोनिक एसिड विनिमय विधि के द्वारा, कार्बोनिक एसिड विनिमय विधि के द्वारा भी हो सकता है। मिट्टी विलयन से खनिज आयनों का विनिमय, जो सॉइल है H+ HCO3- के रूप में करती है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और वाई कार्बोनेट के द्वारा होता है। कार्बोनिक अम्ल, यानी कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3। H2CO3 कहाँ से आया, H2O और CO2। पानी है, जमीन के अंदर पानी है, ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके बनाते हैं H2CO3। और H2CO3 जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये टूट जाता है H+ और CO3- के अंदर। अब ये जो H+ है ये पॉजिटिव आयन इससे अट्रैक्ट होगा, और जो वाई कार्बोनेट है इससे नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके द्वारा भी होता है। तो इससे कौन जुड़ेगा, ये पॉजिटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव से जुड़ेगा, और ये किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। हमारे शरीर के अंदर भी इसी प्रकार CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम शरीर के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन का प्लाज्मा के द्वारा और हीमोग्लोबिन के द्वारा, CO2 का परिवहन कार्बोनिक एसिड के द्वारा होता है और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर CO2 और H2O, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड आगे टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट्स के रूप में।
जैसे कि नाइटेला जो शैवाल होती है K+ का अवशोषण करती है। जैसे नाइटेला शैवाल में K+ का अवशोषण, जैसे नाइटेला नाम की जो शैवाल है उसके अंदर K+ का अवशोषण होता है। तो ये कुछ विधि थी जो निष्क्रिय विधि के एग्जाम्पल है। निष्क्रिय विधि कहाँ पर काम आती है? जहाँ पर एटीपी या ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। सक्रिय का मतलब जिसमें ऊर्जा एटीपी की ज़रूरत होती है। तो निष्क्रिय में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, सक्रिय के अंदर एटीपी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लिखा है कि इसे भौतिक अवशोषण भी कहा जाता है। इसे समझाने के लिए विरिंग्स तथा रॉबर्टसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे। उनसे रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि कौन सा सक्रिय का है, कौन सा निष्क्रिय का है। ये निष्क्रिय के द्रव्यमान फ्लो यानी कि नीचे जमीन के अंदर जो मूलरोम होते हैं वो जल के संपर्क में रहते हैं। जल के अंदर खनिज तत्व होते हैं, वो खनिज तत्व घुलनशील होने की वजह से वो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी पानी के साथ जाते हैं। तो कुछ द्रव्यमान नीचे से ऊपर चला जाता है। सरल विनिमय कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की ओर जाती है। तो नीचे मात्रा ज़्यादा है, जब मिट्टी के अंदर ज़्यादा थी जड़ों में कम थी, जड़ों में ज़्यादा हुई तने में कम हुई, तने में ज़्यादा हुई पत्तियों में कम थी, इसलिए नीचे से ऊपर चला गया। आयन विनिमय के द्वारा आयंस जो होते हैं जड़ों की सरफेस पर सेल वॉल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, क्योंकि जड़ होगी तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल होती है वो छिद्रित संरचना होती है। सेल वॉल के अंदर पॉजिटिव आयन हैं तो वो नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड के द्वारा भी होता है, यानी कि पानी CO2 से क्रिया कर लेता है जिससे H2CO3 बनेगा और H2CO3 H+ और बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में टूट जाता है। तो इसलिए कार्बोनिक एसिड के द्वारा भी पादपों के अंदर कुछ पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसका एग्जाम्पल है नाइटेला एल्गी के अंदर K+ का अवशोषण, यानी कि जो H+ है वो धनायन से जुड़ जाता है और जो माइनस है ये पॉजिटिव से, माइनस वाला है ये पॉजिटिव से जुड़ेगा और H+ है वो नेगेटिव से जुड़ता है। तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धन ऋण को आकर्षित करेगा, उससे जुड़ेगा और उसे ट्रांसपोर्ट करेगा एक नए यौगिक के रूप में। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।